तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटॉमिक्स मॉडल, अब हम लोग ये पार्ट 2 में आ गए और इस पार्ट में हम लोग जो है वो आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल से। तो एटॉमिक मॉडल की बात अगर करें तो सबसे पहले आपका मॉडल है थॉमसन मॉडल। ये आया है जे थॉमसन के द्वारा, मतलब जे थॉमसन इसको ये किए, तो दैट्स व्हाई इनका नाम हो गया जे थॉमसन। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम इज, एटम क्या है तो स्फीयर है, स्फीयर, ठीक है, स्फेरिकल से कहते हैं स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, गड़ा हुआ है। आप वाटरमेलन देखे होंगे, वाटरमेलन में क्या होता है, ऊपर से ग्रीन पार्ट यानी जो जिसको छिलका कहते हैं उसको अगर हम लोग रिमूव कर दे तो अंदर एडिबल पार्ट जो खाने योग्य होता है उसको क्या है, रेड कलर का है। और उसमें क्या होता है, वो जो खाने वाला जो मांस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूज जो करते हैं, उसमें क्या है, कहीं कहीं सीड एम्बेडेड है, गड़ा हुआ है। तो उसी तरह से एटम जो है वो स्फीयर है यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज का, इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन वहां पे गड़ा हुआ है, ठीक है। और इसकी मास की बात करेंगे तो मास जो है वो पूरे एटम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यानी मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस दैट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है या कहीं पे नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये था थॉमसन मॉडल। अब हम लोग इस पे बात करेंगे, इसको दूसरे भी नाम से जानते हैं, जैसे वाटरमेलन मॉडल के भी नाम से जानते हैं, प्लम पडिंग मॉडल के भी नाम से जानते हैं, एंड रेजिन फडिंग मॉडल के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ये आपका सेकंड मॉडल है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो इस मॉडल में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका वही फोर्ड डिस्कवर यानी इसको एक्सपेरिमेंट करने वाले रदरफोर्ड थे और उनके कुछ स्टूडेंट्स थे। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये फिगर जो मैंने ड्रॉ किया है ये आपका पूरा एनसीईआरटी बुक से उठाया है और उसी को यहाँ ड्रॉ किया है, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, अल्फा पार्टिकल इज हियर योर हीलियम न्यूक्लियस, मींस दैट हीलियम पे 2 है और यदि अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा पार्टिकल, मतलब इसका बम्बार्डमेंट हो रहा है। अब इसको यहाँ से ये सोर्स से निकलना शुरू हुआ, हर डायरेक्शन में निकल रहा है, बट यहाँ पे बीच में लेड प्लेट दिया हुआ है, ये लेड प्लेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस पे एक छोटा सा छेद है, ताकि क्या होगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सारा इस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो इसके स्ट्रेट से जो आएगा वो पास करेगा। मींस दैट ये प्लेट का वर्क यही है कि ये क्या किया कि स्ट्रेट वाले को अलाउ किया और बाकी जो भी किसी एंगल से जो जा रहा था उसको वहीं पे रोक दिया। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये स्ट्रेट को पास किया तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे जो है वो ये यहाँ पे यूज किया गया था गोल्ड फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल आप देख रहे होंगे फूड के पैकेजिंग में अक्सर जो यूज होता है उसी टाइप का फॉइल, थिन लेयर को कहते हैं, ये गोल्ड का फॉइल यहाँ यूज किया गया और इस गोल्ड फॉइल पे इस तरह से यूज किया गया और चारों तरह से इस तरह से स्क्रीन से कवर कर दिया गया। इस स्क्रीन पे फ्लोरोसेंट सब्सटेंस जिंक सल्फाइड यूज किया गया, जिंक सल्फाइड का लेयर बना दिया गया किनारे किनारे। इससे होता क्या है कि अगर रेडिएशन का पार्टिकल उससे टकराएगा तो उसपे जो है वो ट्विंकलिंग, मतलब वो क्या कहेंगे, ब्लिंक करेगा, थोड़ा सा वो ट्विंकलिंग करेगा। तो यही काम, इसी के लिए इसको यहाँ पे ये इस तरह से पुट कर दिया गया। इस प्लेट को हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया और करने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये चीज को आपको देखना है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली ज्यादातर पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन में पास कर गया है, मींस दैट सबसे ज्यादा यहाँ पे ब्लिंकिंग आया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये मतलब चमका है, ठीक है। नेक्स्ट वन, बहुत कम पार्टिकल, कुछ पार्टिकल्स जो है वो इधर की ओर, मतलब कुछ एंगल पे भी ये, मतलब ये दूर दूर पे डिस्टेंस पे आए हैं और बहुत कम, वेरी फ्यू इधर आए हैं
और अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो कहता है 10,000 से 20,000 पार्टिकल की बात करें तो उसमें एक आध पार्टिकल ऐसा भी था तो जैसे गया वैसे ही रिटर्न बैक कर गया, मतलब वो रिवर्स कर गया। ठीक है, तो ये इस तरह से 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। नाउ स्टूडेंट्स, एज पर एक्सपेरिमेंट कहता है सबसे ज्यादा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड यानी स्ट्रेट लाइन में पास कर गया था। इसका मतलब ये होता है कि ज्यादातर स्पेस खाली है, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन हो गया 1 2 3 और इधर हम कंक्लूजन बता रहे हैं। तो क्या है, ज्यादातर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास कर गया, मींस दैट कि ज्यादातर स्पेस उसका खाली है। नेक्स्ट वन, सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड बाय ए स्मॉल एंगल। कुछ हम लोग अभी देखे थे कि कुछ जो है पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। इट मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल, मतलब एटम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का वॉल्यूम एक्सट्रीमली लो है, बहुत ही कम है। ये इस मतलब ऑब्जर्वेशन से हम लोग कंक्लूड किए। नेक्स्ट वन, वेरी फ्यू आपको भी मैंने बताया कि 1-2 पार्टिकल रिटर्न बैक आया था, तो वेरी फ्यू 1 in 20,000 डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, मतलब वो 180 से डिफ्लेक्ट कर गया। तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब, और डिफ्लेक्ट कब होता है, तो यदि अगर हैवीली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से या हैवी पॉजिटिव चार्ज मास से वो टकराया है तब वो रिटर्न बैक वैसे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकला और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ये जो है थ्योरी इसका प्रिपेयर हुआ, तो उसके थ्योरी पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। थस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, तो एटम कंसिस्ट किया पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड इट। तो ऐसा तो कुछ नहीं मिला कि हम इलेक्ट्रॉन सराउंड में है और वो जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन ये जो है वो इन्होंने अपने आइडियाज दूसरे से के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किए और अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऐड कर दिया। तो इस चीज को समझना है, यानी एटम कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस यहाँ तक ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव अराउंड इट ये इन्होंने ऐड कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है उसमें, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़े होंगे, ये फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो कहता है अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे उसको बाइंड अप करके दोनों को रख रहा है। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ये इन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट में उनको मिला, इसका एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट या एविडेंस मिला कि भाई वो वॉल्यूम ऑफ एटम के रिस्पेक्ट में इसका बहुत ही कम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, इंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में पूरा इंटायर मास यानी पूरे मास जो है एटम का वो कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस में। इट मींस दैट, और आप तो जानते हैं ना न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 1835 और 1840 टाइम्स कम है, तो इसलिए उसका मास हम लोग अवॉइड कर देते हैं। तो क्या हो गया, एटम का मास इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। दैट्स वाई इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ड्रॉबैक्स पे बात करेंगे, आखिर का क्या लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स था इस मॉडल में, उस पे अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है यानी इसका मतलब ये कि अंदर में न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन चक्कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को तो प्रोटॉन कंटिन्यूअसली अपनी ओर पुल कर रहा है। तो अगर ये पुल कर रहा है तो कहता है कि आखिर इसको एनर्जी कहां से मिला, और यदि अगर मान लेते हैं कि ये घूम रहा है चारों ओर तो कभी तो उसका एनर्जी कमेगा, एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो कमेगा, तो इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे इसका जो है ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहिए, और ये लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में मतलब चले जाना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो एटम तो धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट करेगा, मतलब बर्बाद होगा, डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन ऐसा
नहीं है। ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वर्षों से पड़ा हुआ है और वो एलिमेंट वैसे का वैसे ही है, वेट उतना का उतना है। इसका मतलब ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरी बात, इन्होंने ये तो बता दिया कि ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, बट कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट हैं ये भी नहीं बता पाए, और ये भी नहीं बता पाए कि उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या सब में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या डिफरेंट है, इस पे भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, किसी भी तरह की बातें नहीं बताई। थर्ड पॉइंट कहते हैं उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए कह दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस रिस्पांसिबल, मींस दैट हियर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज इन सेंटर और इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पे इनके बीच में एक अट्रैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और अगर ये चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने से बाहर की ओर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यही दोनों फोर्स इसको यहाँ पे मैनेज करके रखा है। तो कहते हैं अगर मान लेते हैं कि ये ऐसा है, मतलब ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो स्टेबिलिटी के लिए जो उन्होंने बताया, एटम के स्टेबल होने के लिए जो रीजन दिया वो सफिशिएंट नहीं था, तो ये भी एक डिमेरिट आता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ड्रॉबैक में है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन, जो एटम जो है हर एटम अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रा फॉर्म करते हैं और वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा उसको कहते हैं, उस पे उन्होंने जो है किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, यानी डज नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा अबाउट एन एटम। तो ये सब इनका ड्रॉबैक्स था। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इट्स ए प्लूरल वर्ड, और एग्जैक्ट में एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है सिंगुलर, बट जब हम लोग ढेर सारी की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये प्लूरल हो गया स्पेक्ट्रा। तो क्या होता है इसको समझे, असेंबली ऑफ एनर्जी लेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में है, एमिटेड बाय एन एटम इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो एक काम करते हैं, ये हो गया इसका डेफिनेशन, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज ये हमारा एक एटम है, एटम में हम क्या किए कि यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस से ले लिए, और ये इसका अंदर का हमारा जो है वो ये ऑर्बिट है। मान लीजिए कि इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आपका पड़ा हुआ है, तो इस स्टेट को हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन जैसे ही उसको हम किसी सोर्स से एनर्जी दिए, इधर हीट से दे सकते हैं, लाइट से दे सकते हैं, हाँ, या किसी फोर्स से भी दे सकते हैं, मतलब हम लोग उसको स्ट्राइक करके भी दे सकते हैं, तो वैसे में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा। इस स्टेप को या इस स्टेट को हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है, दिस वन इज योर एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड ग्राउंड में था, एनर्जी मिला, एक्साइटेड में चला गया, सिंपली। बट अगर उसको एनर्जी मिलना बंद हो गया, अब उसको एनर्जी किसी सोर्स से जैसे हीट से मिला था या लाइट से मिलना बंद हो गया, तो वो रिटर्न बैक फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, और वो आएगा। तो जब वो आएगा तो दैट वेरी कंडीशन में जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया था उसी उतना को वो एमिट करेगा। तो एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यहाँ पे जब वो हायर से लोअर में, इसको हायर कहते हैं, इसको लोअर कहते हैं, हायर से लोअर या एक्साइटेड टू ग्राउंड में जब वो आएगा तो दैट वेरी कंडीशन में वो एनर्जी जो है रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करता है। और इसी एमिशन को, इसी जो एमिट जो किया है, हाँ, इसी को हम लोग क्या है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, असेंबली ऑफ एनर्जी लेवल, मतलब वो ऑल एनर्जी लेवल, इट माइट बी फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम दिस वन, तो कहीं से भी आ रहा है, कहते हैं ये असेंबली हो गया सबका इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन emitted by an atom in its excited state। excited state से नीचे जब आ रहा है, समझ में आया। तो ये हो गया एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हर एटम का अलग अलग होता है, इस चीज को ध्यान रखना है, हर एटम का अलग होता है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको फिंगरप्रिंट ऑफ एटम भी कहते हैं। फिंगरप्रिंट ऑफ एटम की बात अगर करें तो ये हमारा जो है वो क्या, जैसे फिंगरप्रिंट होता है ना, सबका अलग अलग होता है, उसी तरह ये हर एटम का अलग अलग है। तो बात हम लोग करेंगे, ये हमारा दो टाइप्स का हो गया, नंबर वन इज योर एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझेंगे, ठीक है।
नाउ स्टूडेंट्स, एमिशन स्पेक्ट्रम और आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसको दोनों नाम से जानते हैं। तो क्या है ये? स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय, स्पेक्ट्रम होता है एक डेफिनेट वेवलेंथ में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज किया हुआ ये हमारा रेडिएशन है। तो कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। अभी हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, एब्जॉर्ब किया तो हायर में चला गया। अब हायर से जब नीचे आ रहा है तो एमिट कर रहा है एनर्जी, एमिटेंस यहाँ पे हो रहा है, निकल रहा है। तो इसी मतलब क्या कहेंगे कि यही स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन को हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना है। और ये हर एटम के लिए डिफरेंट होता है, हाइड्रोजन के लिए दूसरा हो जाएगा, हीलियम के लिए दूसरा हो जाएगा। हाँ, ये नहीं कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ मैच करेगा, बट हाइड्रोजन एटम और हीलियम का कंपेयर करेंगे तो डिफर कर जाएगा। तो ये जो है, इसलिए इसको यहाँ पे दे दिया, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट। सेम एलिमेंट, सेम एटम के सेम एलिमेंट के लिए ये सेम होगा, बट डिफरेंट के लिए डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ, इसको हम लोग फिंगरप्रिंट भी ऑफ एन एटम कहते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सेकेंड वन, दूसरा नंबर पे है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड व्हेन रेडिएशन इज पास्ड थ्रू ए सैंपल ऑफ मटेरियल। मींस दैट, मान लेते हैं किसी हम मटेरियल का हम जो है सो वो ये क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं कोई हमको मटेरियल यूज करना है, तो उस मटेरियल को यहाँ पे हम ऐसे ले लिए। ये सपोज करें कि ये हमारा एक बीकर है और बीकर में हम इस तरह से ले लिए, ये हो गया सैंपल ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे रेडिएशन हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, जिसमें पूरा एकदम ऊपर से लेकर सारा वो वेवलेंथ का उसमें ऑलरेडी रेडिएशन प्रेजेंट है, रेज प्रेजेंट है। तो ये सारा ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ऐसे दी। अब अगर दिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि इससे पास करने के बाद कुछ रेडिएशंस इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। Some of the part of these radiations were absorbed by this sample of material। मतलब इसमें से कुछ रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो जैसे अगर मान लेते हम इसको हम एब्जॉर्ब करा दिए, इसको एब्जॉर्ब करा दिए, इसको एब्जॉर्ब करा दिए, 3 अगर हम यहाँ 5 ये लिए थे, 3 इसमें का हम एब्जॉर्ब करा दिए। ठीक है, तो अब अगर 3 एब्जॉर्ब कर गया तो बाकी 2 तो नहीं एब्जॉर्ब किया। तो जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो जैसे था वैसे ही हमको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा। इसके पीछे साइड स्क्रीन है, इसके पीछे साइड स्क्रीन है, उसमें ये जो हमारा पास कर गया वो जैसे है वैसे दिखेगा, ये भी पास कर गया वैसे ही दिखेगा। बट जो 3 एब्जॉर्ब कर गया वो तो यहाँ पे इसमें रह गया, वो तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे डार्क लाइन, अंधेरा, ब्लैक स्पॉट बन जाता है। ठीक है, तो अब ये जो अपडेट, ये जो स्क्रीन पे जो हमको अपडेट हुआ है, उसी स्पेक्ट्रम को, इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट वन इज योर ईएमटी वेव्स। नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और यू मे कॉल ईएमटी वेव्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, इसको समझना है। तो वेव्स व्हिच आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें दोनों अगर प्रेजेंट हो, हाँ, परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, मींस दैट अगर एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर है तो दूसरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दोनों उस पे है और वो वेव्स जो है इन दोनों से 90 डिग्री पे अलग रहेगा, दोनों से रहेगा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इस ऐसे वेव्स को हम लोग ईएमटी वेव्स कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड है। ठीक है, नाउ इसका कैरेक्टरिस्टिक इज इट कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, बता दिए। नाउ नेक्स्ट वन, वेलोसिटी इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। वो जो सन से लाइट जो आता है ना, लाइट में जो रेडिएशंस होते हैं वो सारे जो है वो ईएमटी वेव्स में आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डू नॉट रिक्वायर मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। मींस दैट साउंड के विषय में आपने पढ़ा होगा, और साउंड के लिए क्या है, मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन चाहिए। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम होना चाहिए। अगर वैक्यूम होगा तो साउंड एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं करता है। बट ये आपका ईएमटी वेव्स अगर नहीं, ये ईएमटी वेव्स के लिए कोई मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन की जरूरत नहीं है। मींस दैट ये सन से अगर रेडिएशन आ रहा है तो वहां से वो आसानी से नीचे आ जा रहा है। वो सन से बहुत सारा स्पेस वैक्यूम है, बट उसके बावजूद भी रेडिएशन जो है वो आसानी से हमारे अर्थ पे आ रहा है।
तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स, वेव मोशन, ये आप लोग 19 क्लास में फिजिक्स में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो ये वेव मोशन है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग तेजी से समझ लेते हैं, इस चैप्टर में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो नंबर 1 इज योर वेवलेंथ। वेवलेंथ तो जानते हैं, वेव ऐसे अगर हमारा ट्रेवल कर रहा है तो जहां से ए वन कंप्लीट केस एंड वन कंप्लीट ट्रॉफ इज योर वेवलेंथ लैम्डा। तो इस तरह से ये डिस्टेंस योर ये वेवलेंथ हो गया लैम्डा। इसका यूनिट ये होता है मीटर में, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर में हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखना है, अगर एंगस्ट्रम में दिया हुआ है इट मींस दैट 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर या -8 सेंटीमीटर। कभी कभी नैनोमीटर में दिया रहता है तो 10 टू द पावर -9 मीटर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कन्वर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अक्सर ये जरूरत पड़ जाएगा। नाउ अब आ जाए फ्रीक्वेंसी। कहते हैं ये क्या है, तो साइकिल पर सेकेंड मींस दैट एक सेकेंड में ऐसा कितना वेव कंप्लीट हो रहा है, दैट वन इज योर फ्रीक्वेंसी। तो ये हम लोग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोग बताया, मतलब कितना साइकिल एक बार में एक सेकेंड में कितने वैसे वैसे वेव्स हमारा कंप्लीट हो रहे हैं, दैट वन इज योर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन वेलोसिटी। अब कहता है अगर ये मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे कर रहा है तो पर यूनिट टाइम यानी पर सेकेंड कितना डिस्टेंस तक ये चला गया, दैट वन इज योर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी म्यू और लैम्डा हमारा वेवलेंथ हो गया, या वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इसको यहाँ पे हम लोग कहेंगे। तुम लोग को यहाँ पे सिंबल में सिंबलाइज कर दिए हैं, सिंबल में दिए हैं, और यहाँ दोनों को ये बता दिए कौन कौन सा ये होता है। नाउ नेक्स्ट वन, और ये नया टर्म है, दैट वन इज योर वेव नंबर। इसको समझना है, ये बेस समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे लाए हैं और ये आपको जरूरत पड़ेगा। उसके बाद ये तो देखिए वेव नंबर क्या होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से। म्यू जो था उसमें बार लगा दिए, ऊपर में डैश दे दिए, तो ये म्यू बार हो गया, दैट वन इज योर वेव नंबर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। मींस दैट अगर हम सेंटीमीटर इसका हम रख रहे हैं यूनिट, तो कहता है 1 सेंटीमीटर में ऐसा ऐसा कितना हमारा वेवलेंथ बनेगा, दैट वन इज योर वेव नंबर। तो वेव नंबर का आपको बोर्स एटॉमिक थ्योरी में, बोर्स मॉडल में आपको डिस्कशन करना है, उसमें इसका फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल है, और उस पर आपका क्वेश्चंस भी आता है। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मींस दैट ये आपका जो सन से जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, वो ये पूरा जो रेडिएशन आ रहा है उस पूरे बंच को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम क्या हो गया, तो ये इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में जो हम लोग रेडिएशंस को अगर अरेंज करेंगे, दैट वन इज कॉल्ड योर स्पेक्ट्रम। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये आपका इसमें से है CGX UVIMR। यहाँ ये क्या है, तो C1 इज योर कॉस्मिक रे, G हो गया आपका गामा रे, ये हो गया एक्स रे, ये हो गया अल्ट्रावायलेट रे, ये हो गया विजिबल रे। हाँ, यही आपका टूटता है VIBGYOR, ये आप पढ़े होंगे। तो ये हो गया विजिबल रे का ये पार्ट हो गया। अब ये हो गया I इज योर इंफ्रारेड रे, M इज योर माइक्रोवेव्स एंड R इज योर रेडियो वेव्स। तो इस तरह से ये रेडिएशंस है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट, मतलब दिस साइड से दिस साइड अगर हम लोग जाते हैं, अगर इधर की से इधर की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो अभी बताया ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे हम लोग अगर अरेंज करते हैं तो दैट वन इज कॉल्ड योर स्पेक्ट्रम। तो ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रम, मतलब इधर से इधर की ओर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखें अगर वेवलेंथ उधर इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी उससे इनवर्सली रिलेटेड होता है। मींस दैट वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। और अगर बात करें कि मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी और इसमें बात करें एनर्जी में, तो अब हम लोग एनर्जी पे डिस्कशन अगर करें तो एनर्जी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, इसका मतलब एच इज हियर प्लैंक्स कांस्टेंट आप जानते हैं। तो ये हो गया म्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी इधर डिक्रीज कर रहा है, इट मींस दैट एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज। तो इस तरह से ये आपका रेडिएशन का ये इस तरह से आपका ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो जाता है। नाउ योर नेक्स्ट वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप जानते हैं व्हाइट बॉडी के साथ क्या होता है, तो अगर मान लेते हैं वो जितना एनर्जी या जितना लाइट वो एब्जॉर्ब करता है, हाँ, वो एमिट करता है, उतना ही एमिट करता है। ऐसे तो सब लोग वही करेगा, बट अगर हम लोग ब्लैक बॉडी की बात करें, वो क्या करता है, वो परफेक्ट एमिटर होता है व्हाइट के साथ। लेकिन
ब्लैक के साथ क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन मींस दैट रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये भी एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है आपके एससीईआरटी में, हालांकि अभी सिलेबस से हटा दिया गया है। हाँ, बट हम ये आज कोशिश किए हैं कि वो सारे टॉपिक्स को आपको डिस्क्राइब कर दे, उसको थोड़ा थोड़ा सा बता दे जितना से आपका काम चल जाए। और बिकॉज बहुत सारा टॉपिक आपका जो है इसमें से एग्जाम इसमें से हट गया है, बट आगे ये जरूरत पड़ता है। तो इसलिए हम ये आज आपको डिस्क्राइब किए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यहाँ पे लास्ट टॉपिक था, इसमें क्या है तो कहता है जो रेडिएशन एमिट करता है ब्लैक बॉडी, अगर ब्लैक तो सारा एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद जो जिधर भी वो रेडिएट करता है, तो और रेडिएशन आर पार्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो चलें बस आज ये पार्ट 2 वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।